अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं जॉन नॉवल का पार्ट नंबर 19 स्टार्ट करूंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। होश आया तो मैं हॉस्पिटल के बेड पर थी और मेरे इर्द गिर्द परवेज़, फराज और रियाज भाई खड़े थे। मुझे आंखें खोलते देखकर परवेज़ भाई जल्दी से मेरे ऊपर झुकाए और बोले, शुक्र है तुम्हें होश आया, वरना तुमने हमें डरा कर ही रख दिया था। मैं कुछ भी ना कह सकी, बस हाली नज़रों से उन्हें देखती रही और अपने अस्पताल आने की वजह सोचती रही। और फिर जैसे ही सूरत हाल समझने के काबिल हुई, तब मुझे याद आया कि हम परवेज़ की बाइक की तरफ जा रहे थे कि अचानक धमाका हुआ था और फेरोज़ मुझे देखने आए थे। फिर क्या हुआ? भाईजान, अम्मा, अब्बा, मैंने उठने की कोशिश की और वो दोनों गांव चले गए हैं। परवेज़ भाई ने मुझे दोबारा लटाते हुए कहा। और फेरोज़? मैंने ना चाहते हुए पूछ लिया। वो ज़ख्मी है और जनरल हॉस्पिटल में है, परवेज़ भाई ने बताया। क्या वो ज़ख्मी है? मैंने फिर उठने की कोशिश की तो अचानक मुझे अपनी जिस्मानी हालत का एहसास हुआ। मैंने घबरा कर खुद को देखा, फिर सामने खड़े फराज, रियाज और परवेज़ को। इस वक्त अपने घर की कोई औरत वहाँ नहीं थी जिससे मैं पूछती कि मेरा बच्चा कहाँ है। मुझे मेरे बच्चे का बताओ, उसका क्या हुआ? उसकी पैदाइश में तो अभी एक माह बाकी था। परवेज़ भाई शायद मेरी कैफियत समझ गए थे। डॉक्टर जो थे इसलिए अचानक ही कमरे से निकल गए और थोड़ी देर बाद जब वापस आए तो उनके हाथ में एक नन्हा सा वजूद था और साथ लेडी डॉक्टर और नर्स भी थी। भाई बच्चा मुझे देखते हुए कहा, आयशा, तुम्हारा मुन्ना मेहमान देखो कितना प्यारा है। और मैं शर्मा गई। भाईजान बच्चा मेरी गोद में डालकर बाहर निकल गए और उनके साथ फराज और रियाज भाई भी। मैंने गौर से अपने बेटे को देखा, बिल्कुल फेरोज़ की कॉपी था। मैंने झुककर उसे चूम लिया और इसी वक्त नर्स ने बच्चा मुझसे ले लिया। डॉक्टर ने कहा, बड़े ऑपरेशन के ज़रिए तुम्हारे बच्चे की जान बचाई गई है। अभी तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम्हें अभी मुकम्मल आराम की ज़रूरत है। मैं ठीक हूँ, मैंने जल्दी से कहा। तुम्हारे टांके लगे हुए हैं, उनके ठीक होने में अभी पूरे 15 रोज़ लगेंगे, डॉक्टर ने मुझे चेक करते हुए कहा। लेकिन डॉक्टर, मेरा बच्चा बेशक मुझे ना दे, मगर इस कमरे में तो रख के रखें। मैंने ममता के हाथों मजबूर होकर कहा, हाँ हाँ, यही तुम्हारे पास काट में रहेगा, डॉक्टर ने कहा। और नर्स ने बच्चा मेरे बेड के करीब रखे झूले में डाल दिया। फिर वो दोनों चली गईं तो मैंने बच्चे को देखते हुए फेरोज़ के बारे में सोचने लगी। क्या उनको इन लोगों ने बच्चे का बता दिया होगा और वो कितने खुश हुए होंगे बेटे की खबर पाकर। लेकिन वो तो ज़ख्मी है और मैंने भाईजान से ये तो पूछा ही नहीं कि क्या वो बहुत ज़ख्मी है, वरना मुझे इस हालत में कभी अकेला ना छोड़ते। और अम्मा को देखो, वो भी मुझे इस हालत में अकेली छोड़कर चली गई। क्या सोच रही हो आयशा? परवेज़ भाई फिर चले आए। भाईजान, क्या वो बहुत ज़ख्मी हैं? मैंने पूछ ही लिया कि दिल कुछ कुछ बेचैन होने लगा था। बहुत ज़्यादा तो नहीं, मगर दिमाग में चोट लगी है, इसलिए एहतियात के तौर पर डॉक्टरों ने अभी उसको बेहोश रखा है, परवेज़ भाई ने मुन्ने को देखते हुए बताया। भाईजान, हुआ क्या था? मतलब ये हादसा कैसे हुआ, ये तो बताइए। हम तो ठीक ठाक आपकी तरफ आ रहे थे, बस अचानक ही धमाका हुआ और फिर मुझे कुछ होश ना रहा। तहरीबकारी बम ब्लास्ट हुआ था। तुम लोगों के साथ जो गाड़ी जा रही थी उसमें, उस गाड़ी में सवार तो तमाम अफराद ही हलाक हो गए और आसपास जाने वाली गाड़ियों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। काफ़ी लोग जख्मी हुए और कुछ मार भी गए। भाईजान, अम्बा अब्बा तो ठीक रहे ना? मैंने जल्दी से पूछा। हाँ, वो ठीक है, परवेज़ भाई ने आहिस्ता से कहा। अम्मा को मेरा पता नहीं था कि मैं यहाँ हूँ। मैंने फिर पूछा, अम्मा अभी कल ही तुम्हें देख कर गई हैं, तुम्हारी भाभी जान की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। अम्मा अब्बा उसकी वजह से गांव में हैं। और आप क्यों नहीं गए? आपको भी जाना चाहिए था, मैंने अज़रा की हालत का सोचते हुए कहा। मैं अपनी गुड़िया बहन की वजह से यहाँ हूँ, परवेज़ भाई मुस्कराए। अब तो मैं ठीक हूँ, अब आप भी चले जाएं, मैंने मशवरा दिया। जो हुक्म, परवेज़ भाई ने कहा। फिर मुस्कुरा कर मुन्ने को प्यार करते हुए चले गए। ताहम जाते हुए कहते हुए गए, फराज यहाँ तुम्हारे पास रहेगा और रियाज जनरल हॉस्पिटल में फेरोज़ के पास। भाईजान के जानने के बाद मैं बच्चे को देखने लगी।
फिरोज ने कहा कि आयशा, हम अपने बेटे का नाम अयाज रखेंगे। ये शायद मेरी अयाज से साबका मोहब्बत की वजह से कह रहे थे, मगर मैंने उनकी बात सुनकर कहा था हम अपने बेटे का नाम अयाज नहीं कदीर रखेंगे। फिरोज चौंक कर मुझे देखने लगे तो मैंने कहा था, है तो हैरत की बात, लेकिन ये सच है कि मैं अयाज को भूल चुकी हूँ मगर कदीर को नहीं भूल सकी। वो बेगुनाह मेरा भाई जो मामू की सफाकी की वजह से फांसी चढ़ गया, मैं उसको नहीं भूल सकती। मेरी आंखें नम हो गई तो फिरोज ने मुझे खुद से लगा लिया कि कदीर का मौत का शोक मैंने बहन बन के ही मनाया था, और अब भी वो मुझे जब याद आता था तो मेरी आंखें नम हो जाती थी। ठीक है भाई, हम अपने बेटे का नाम कदीर ही रखेंगे, लेकिन आयशा अगर बेटी हुई तो फिर? वो शरारत बड़े लहजे में कह रहे थे। जानते थे मैं बेटा चाहती हूँ, लेकिन जब भी बात करते मुझे तंग करने के लिए बेटी का कहते। मुझे नहीं पता, मैंने कहा, लेकिन अब मैं वाकई एक बेटे की माँ बन चुकी थी, सेहतमंद खूबसूरत बेटे की। मैंने सरशारी से सोचा, आंखें बंद कर ली कि आप फिरोज मिलेंगे तो बताऊंगी, बल्कि पूछूंगी वो आपकी बेटी कहाँ रह गई, और वो यकीनन शरारत से फिर यही कहेंगे, भाई मेरी बेटी भी अब इसके बाद आ ही जाएगी। मुझे होश में आए पूरा हफ्ता हो चुका था और परवेज भाई को भी गाँव गए पूरा हफ्ता गुजर गया था। ना वो खुद आए थे और ना ही उनकी और अजरा के बारे में खबर आई थी। शायद अजरा की हालत ज़्यादा ही खराब थी, जो अम्मा अब्बा और चच्ची चचा में से कोई भी मुझे देखने ना आया था। फराज भाई अलबत्ता मेरे पास ही थे। वो दिन में 2-3 चक्कर फिरोज की तरफ लगा आते और मुझे बताते, अब फिरोज की हालत बेहतर है पहले से, वो तुम्हारा और बच्चे का बहुत पूछते हैं, बल्कि देखना चाहते थे, मगर डॉक्टरों की तरफ से अभी चूंकि इजाज़त नहीं मिली इसलिए मजबूर हैं। आप खुद बच्चा लेकर जाकर उनको दिखा लाएं। आहर एक दिन मैंने कह दिया, अरे आयशा चंदा, मैं कहाँ संभाल सकूँगा तुम्हारे इस रूई के गाले को। फिरोज भाई ने हंसते हुए कहा। उस दिन फिरोज भाई मेरे पास ही थे जब डॉक्टर ने कहा अब ये बिल्कुल खतरे से बाहर हैं और घर जा सकती हैं। ये सुनकर मैं खुश हो गई, जबकि फराज भाई कुछ परेशान नजर आने लगे थे। मैं तो ये सोच कर खुश थी कि अब खुद अपने बेटे को लेकर फिरोज के पास जाऊंगी और फिर वहाँ से सीधी गाँव जाऊंगी, जहाँ परवेज भाई को भी गए 15 दिन हो चुके थे और जब ही मुझे कोई देखने भी गाँव से ना आया था। अल्लाह करे अजरा हैरियत से हो, मैं दुआ मांग रही थी। फराज भाई गाड़ी चला रहे थे और मैं अपने बच्चे को गोद में लिए पिछली सीट पर बैठ गई। अचानक गाड़ी एक गाड़ी के सामने रुकी तो मैंने कहा, फराज भाई ये आप कहाँ ले आए? मैं पहले हॉस्पिटल जाऊंगी फिरोज को देखने, बहुत दिन हो गए हैं। वो क्या सोचते होंगे कि मैं अच्छी होने के बावजूद उनको देखने ना आई, और फिर वो मुन्ने को भी तो देखेंगे। ये परवेज ने घर ले लिया है, हॉस्पिटल यहाँ से थोड़ा ही दूर है, ये गाजी रोड है ना। फिरोज भाई बेरबत जुमले कहते हुए गाड़ी से निकलकर सामान निकालने लगे, जबकि मैं अपने बेटे को उठाकर कमरे में दाखिल होगी। सामने ही परवेज भाई कमरे से निकल रहे थे। मुझे देखकर जल्दी से मेरे करीब आए और मुझे गले लगाते हुए मुन्ने को मुझसे ले लिया। भाईजान, अजरा भाभी कैसी हैं? मैंने पूछा। खुद ही देख लो, कहते हुए भाईजान मुझे अंदर कमरे में ले गए और वहाँ अजरा भी थी। मुझे देखकर बेसाहता गले से लगकर रोने लगी। मैंने हैरान होकर उसे देखा तो भाईजान ने कहा, अजरा ये क्या हमाकत है, वो बीमारी से उठकर आई है। अजरा भाईजान की बात सुनकर आंसू पोंछती अलग हट गई। तब तक फराज भाई भी अंदर आ गए थे। मैंने एक नज़र कमरे पर डाली, फिर भाईजान से पूछा, भाईजान आप लोगों ने ये तो बताया ही नहीं कि खुदा ने मेरे भाई को क्या दिया है। भाईजान ने मेरी बात सुनकर मुन्ने को प्यार करते हुए कहा, खुदा ने तुम्हारे भाई को मुर्दा बेटा दिया था। क्या? मैंने अजरा को देखा, वो दोनों हाथों से चेहरा छुपाकर रोते हुए बाहर चले गई। मैं हमारे दुख के कुछ देर अपने मुन्ने को देखती रही, फिर उसको भाईजान से लेकर बाहर आई और अजरा की गोद में डालकर कहा, अजरा रोती क्यों हो, ये भी तो तुम्हारा ही बेटा है। हाँ ये भी तो मेरा ही बेटा है। अजरा मुन्ने को चूमने लगी तो मैंने कहा, भाईजान अब मैं उनको देखने चलूँगी। आज नहीं कल, ठीक है, कहकर परवेज भाई चले गए, जबकि मैं अजरा के पास बैठी उसके जर्द चेहरे को देखती रही। वो बहुत कमज़ोर हो गई थी। मैं अजरा से बहुत कुछ पूछना चाहती थी, मगर वो भाईजान के जाते ही
मुन्ना मेरी गोद में डालकर मुझे आराम करने का कहकर अपने कमरे में चली गई और उसकी हालत देखते हुए मैंने भी कुछ भी ना पूछा। अगले रोज़ मैं तैयार होकर भाईजान से कहा, चलिए आज फेरोज़ के पास। आयशा, एक बहुत ज़रूरी काम है, अगर शाम को जल्दी आ गया तो चलेंगे। कहते हुए परवेज़ भाई घर से बाहर निकल गए। मैंने अज़रा को देखा और पूछा, ये भाईजान कहाँ मसरूफ़ रहते हैं? खुद ही पूछ लिया होता, अज़रा ने स्पॉट लहजे में कहा। खैर खुद भी पूछ लूँगी। वैसे अम्मा अब्बा वहाँ गाँव में क्या कर रहे हैं? पहले तो तुम्हारी वजह से नहीं आते थे, अब तो तुम भी यहाँ हो। मुझे अपने नज़रअंदाज किए जाने पर गुस्सा आने लगा। तो हर एक की भरपूर तवज्जो अपने लिए चाहती थी, और अम्मा तो फिर मेरी माँ थी, उनका ना आना मुझे ज़्यादा दुख दे रहा था। वो असल में अम्मा की तबीयत भी ज़रा ठीक नहीं रहती, अज़रा ने बताया। अच्छा, लेकिन चची भी नहीं आई क्या? उनको भी नहीं बताया आप सब ने इस हादसे के बारे में? नहीं, उनको कुछ भी नहीं बताने दिया परवेज़ ने। अज़रा न जाने क्यों रोने लगी, फिर उठकर अंदर चली गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। और मैं फेरोज़ का सोचने लगी। मुझे भाईजान पर गुस्सा आ रहा था। क्या उनका काम फेरोज़ से ज़्यादा ज़रूरी था? पूरा एक हफ्ता भाईजान ने टाल मटोल की नज़र किया और उस दिन मैं फट पड़ी। भाईजान, आखिर आप मुझे उनके पास क्यों नहीं लेके जाते? रोज़ आप नए नए बहाने करते हैं। आज मैं हर हाल में जाऊंगी। अगर आप ना लेकर गए तो मैं खुद चली जाऊंगी। मैं खुद तलाश कर लूँगी उनको। आयशा, फिरोज़ की हालत ज़्यादा अच्छी नहीं, मैं चाहता हूँ वो ज़रा। परवेज़ भाई न जाने और क्या चाहते थे कि अज़रा अंदर से भागती हुई आई और चलाकर कहा, कब तक बहानेबाजी करेंगे? कब तक झूठ बोलेंगे? सीधी तरह बता क्यों नहीं देते इसको कि अब्बा और अम्मा और फेरोज़ भाई अब इस दुनिया में नहीं रहे, मर चुके हैं वो तीनों। हाँ, मर चुके हैं वो तीनों। अज़रा फूट फूट कर रोते हुए बोली। अज़रा, क्या कह रही हो? मैंने तड़प कर कहा। यूं लगा जैसे किसी ने सर पर एटम बम मार दिया हो। ठीक कह रही हूँ, इस एक्सीडेंट में मेरा भाई और तुम्हारे अम्मा अब्बा हलाक हो गए थे, जबकि अज़रा, परवेज़ भाई ने एक जोर का हाथ उसके मुंह पर रसीद किया। मैंने तुम्हें चुप रहने के लिए कहा था। मेरी बात का कुछ असर नहीं तुम पर। याद रखो, अगर फिर कभी कोई बकवास की तो तुम्हें आज़ाद करके तुम्हारे माँ बाप के घर भेज दूंगा, क्योंकि मैं जिस औरत से भी निकाह करूंगा वो बीवी बन जाएगी। मगर अम्मा अब्बा के बाद अब बहन मेरी यही है, और बहन मुझे नहीं मिलेगी। वो सर्द लहजे में कह रहे थे। परवेज़ भाई के अल्फाज थे या पिघला हुआ शीशा जो किसी ने मेरे कानों में अंडेल दिया था। मैंने हैरत से आंखें फाड़ कर परवेज़ भाई को देखा। क्या ये सच है? मैंने फिर पूछा और फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि खुद मुझे भी अब यकीन आ गया था कि यह सच है। अगर सच ना होता तो इस वक्त जब मैं ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में मुतला थी, फेरोज़ ऐसी हालत में भी मुझसे दूर ना जाते, कभी मुझे अकेला ना छोड़ते। मेरी अम्मा अब्बा, हाय, वो दुनिया की सबसे प्यारी हस्तियाँ, वो भी चली गई, और मैं उनका आखिरी बार देख भी ना सकी। मेरी आंखों से पानी बारिश की शक्ल में गिरने लगा, मगर मुंह से मैंने कुछ ना कहा। कोई बहन, कोई कोई शोर, कुछ ना किया। मैं बस चुपचाप रोती रही, क्योंकि दुख सहते सहते मैं समझ गई थी कि बस वही लम्हा क़यामत का होता है जब वो आती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता बंदा खुद को संभाल ही लेता है। परवेज़ भाई, जिन्होंने मुझे गले से लगा रखा था, खुद भी रोने लग गए थे, और रोते रोते मैंने एक बार फिर बेचैनी से पूछा, भाईजान, क्या वाकई वो सब, मेरी अम्मा अब्बा और वो सब मर गए? वो सब मुझे अकेला छोड़कर मर गए। अब मैं अकेली जीकर क्या करूँगी? आयशा, माँ बाप मेरे मरे हैं, तुम्हारे नहीं। तुम्हारा बाप तो मैं हूँ, तुम्हारी माँ तो मैं हूँ। मेरे होते हुए तुम अकेली नहीं हो सकती। मेरे लिए तो मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ। वो मेरे सर सीने से लगाते हुए कह रहे थे। भाईजान, वो भी चले गए। वो तो कहते थे, आयशा, तुम्हारी एक पल की जुदाई भी मुझे गवारा नहीं। और अब मैं चुप होकर मुन्ने को देखने लगी, जो रोने लगा था। भाईजान ने उसको उठाकर मेरी गोद में डाला और कहा, फेरोज़ गया कब है आयशा? वो तो मुन्ने की शक्ल में तुम्हारे पास है। हाँ, वो नहीं तो क्या, उनकी निशानी तो है। मैंने मुन्ने को बेच लिया कि फेरोज़ के बाद फेरोज़ की निशानी ही मेरे लिए सब कुछ थी, और ये कुछ कम तो ना था। अगली सुबह मैं अज़रा और भाईजान के साथ गाँव जा रही थी।
वही रास्ते थे जिन पर चलकर मैं फिरोज के साथ लाहौर आई थी, और अब वो अकेला मुझसे पहले चला गया था और मैं अब जा रही थी। भाईजान मुझे सबसे पहले कब्रिस्तान ही लेकर गए थे। 3 ताज़ा कब्रें मेरे पैरों की वहाँ मौजूद थी। मैंने झुककर एक एक कब्र को चूमा, फातिहा पढ़ी और बैठी रोती रही और सोचती रही कि आखिर ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है, मेरी ही खुशी हर दफ़ा क्यों बर्बाद होती है। अभी तो मैं जी भर कर मुस्कुराई भी ना थी कि तकदीर ने फिर मेरे लबों पर हमेशा के लिए ताले लगा दिए थे। तकदीर को मेरे मासूम बच्चे पर भी रहम न आया और उसको बाप के साए से महरूम कर दिया। ताहम अब मुझे सब्र से काम लेना है। यह दुख तो शायद ज़िंदगी भर का साथ है, उसमें दूसरों को परेशान करने का क्या फ़ायदा। और फिर चचा अगर मुझे देखने नहीं आए तो ज़रूर मुझसे खफा होंगे कि आखिर उनका जवान बेटा मर गया था। अब तो वो मुझे मनहूस समझते होंगे, जिसकी वजह से पहले अयाज अपनी जान से गया और अब फिरोज़। ये फिरोज़ का दुख तो बहुत भारी लगता है, कैसे उठा पाऊंगी मैं इन्हीं सोचों में गुम बैठी थी। भाईजान ने मुझे उठाया और चचा के घर ले गए। हम घर में दाखिल हुए तो चची बरामदे में बिछी चादर पर चंद दूसरी औरतों के साथ पढ़ रही थी। मुझे देखकर भी वो बैठी पढ़ती रही। मैं उनसे मिलकर अपना दुख हल्का करने को आगे बढ़ी तो चची ने हाथ उठाकर कहा, वहीं रहो मनहूस, अपने मामू के घर को उजाड़ दिया और अब मेरे घर को खा गई डाइन। दूर हो जाओ मेरी नज़रों से, मैं तुम्हारी ये शक्ल देखना नहीं चाहती। हाय मेरा जवान बेटा, एक मिनट न लगा उसको मरते हुए। हाय कैसी जिंदा हूँ, मेरा जिगर फट गया है, मेरा दिल वीरान हो गया। चची रो रो कर बयान करने लगी और मैं गुमसुम सी खड़ी उनको देखती रही कि उनका जिगर ही फटा था। क्या मेरा जिगर नहीं फटा था? मेरा घर नहीं बर्बाद हुआ था? अब बात होते होते मैं एक बार फिर उजड़ी थी। इन सब को अपने दुखों का ख्याल था, हालांकि ये दुख तो मेरा भी था। आओ आयशा, परवेज भाई चची की बात सुनकर बोले। तब भी चचा और दूसरे लोग भी आ गए। चचा ने मुझे गले से लगाकर प्यार किया और तसल्ली दी। यही जिंदगी है, मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता। हिम्मत से काम लो, अगर तुमने हिम्मत हार दी तो फिरोज की इस निशानी को भला कौन संभालेगा। और मैं उनका प्यार पा कर रोई गई। फयाज, रियाज और फराज भाई ने भी मुझे हौसला दिया। बाबियों ने प्यार किया, मगर चची और फिरोज की दूसरी 2 बहनों ने मुझसे ना तो बात की और ना मिली। उन्होंने तो फिरोज की निशानी को भी देखना गवारा ना किया था। भला मेरी वजह से इस मासूम से दुश्मनी कैसी। 1 हफ्ते बाद फिरोज और अम्मा अब्बा का चेहलम था। चेहलम में शामिल होने के लिए मैं भाईजान और अजना के साथ लाहौर आई। मैं तो अम्मा अब्बा वाले घर में इद्दत पूरी करना चाहती थी, मगर भाईजान मुझे अकेला छोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए अपने साथ ले आए। हालांकि वहाँ नूरी और किश्वर भी थी मेरी खिदमत और देखभाल के लिए, मगर मुझे भाईजान की बात मानना पड़ी। लाहौर आकर ज़िंदगी सुस्त रफ्तारी से गुजरने लगी थी। इद्दत की वजह से कहीं आ जा भी नहीं सकती थी। सारा वक्त घर में रोते हुए या फिर मुन्ने को संभालते हुए गुजरता। गांव से आने के बाद मैंने मुन्ने की पैदाइशी पर्ची बनवाने के लिए भाईजान से कहा तो उन्होंने मुझसे नाम पूछा और मैंने कहा पर भाईजान फिरोज, और मैंने सोचा था कि हम अपने बेटे का नाम कदीर रखेंगे। अब वो नहीं रहे, मगर नाम कदीर ही नहीं, मैं इसका नाम कदीर नहीं रखने दूंगी। पास बैठी अजरा ने गुस्से से कहा, अजरा तुम चुप ही रहो। भाईजान ने डांट कर कहा, क्यों चुप रहूं, ये मेरे भाई की औलाद है, मेरा भी हक है इस बच्चे पर। कदीर तो वो मनूस इंसान है जिसकी वजह से अयाज की जान गई और अब मेरे भाई की भी। मैं इसका नाम बकवास बंद करो अजरा, अगर इस घर में रहना चाहती हो। भाईजान ने सख्त लहजे में कहा तो अजरा रोते हुए उठकर अंदर चली गई। भाईजान अब अजरा से पूछ लें, वो जो नाम रखना चाहती है वही। कोई ज़रूरत नहीं अजरा से पूछने की, नाम कदीर ही रहेगा। भाईजान ये कहकर बाहर निकल गए और मैंने गोद में लेटे कदीर को देखने लगी। इद्दत के बाद ज़िंदगी में थोड़ी सी तब्दीली आई थी, वो ये कि भाईजान शाम को मुझे घुमाने ले जाते थे। कहते हैं कि वक़्त हर ज़ख्म का मरहम है, मगर नहीं, मेरे साथ हरगिज़ ऐसा ना था। गोके मेरी आंखें अब खुश्क ही रहती थी, मगर सिर्फ अजरा और भाईजान के सामने, वरना रात की तन्हाई में तो मैं जी भर कर रोया करती थी। अजरा का रवैया मेरे साथ ठीक ही था, ताहम कभी कभार वो तलख हो जाती थी, मगर ऐसा बहुत कम होता था।
زیادہ تر وہ ٹھیک ہی رہتی تھی اور قدیر کے زیادہ تر کام وہی کیا کرتی تھی۔ مجھ سے زیادہ قدیر کی دیکھ بھال کرتی تھی، جبکہ میں تو اپنے آنے والے وقت کے بارے میں سوچا کرتی تھی۔ کیسے کٹے گی یہ لمبی زندگی؟ مستقبل کا کیا ہوگا میرا؟ کبھی کبھی جی چاہتا قدیر کو عذرا کے حوالے کر کے خودکشی کر لوں، مگر عذرا پھر امید سے تھی۔ اپنا بچہ ہونے کے بعد کون کسی کے بچے کو پیار دیتا ہے، خواہ بائی کی اولاد ہی کیوں نہ ہو۔ عذرا نے ایک بار پھر مردہ بیٹے کو جنم دیا تھا اور بائی جان نے یہ بتایا تھا کہ عذرا کی حالت بھی کافی خراب ہے۔ میں ہاسپٹل جانا چاہتی تھی، مگر بائی جان نے روک دیا اور کہا کوئی ضرورت نہیں، 3 دن بعد وہ گھر آ جائے گی تو پھر دیکھ لینا۔ اور جب عذرا گھر آئی تو اس کا رویہ کافی بدلا ہوا تھا، مجھ سے سیدھے منہ بات ہی نہ کرتی تھی۔ گاؤں سے سب لوگ آئے تھے، مگر مجھ سے چچی اور عذرا کی 2 بڑی بہنوں نے بات نہ کی تھی۔ سارا دن رہ کر وہ سب چلے گئے تھے اور اب گھر میں عذرا ہوتی تھی۔ میں اپنے بیٹے کے ساتھ، جو اب پاؤں چلنے لگا تھا اور ایک آدھ بات بھی کرنے لگا تھا، اس کو دیکھ کر میں اپنا دکھ بھول جاتی تھی، بلکہ بھول چکی تھی۔ اچانک ایک دن قدیر بیمار پڑ گیا، اس کو سردی لگ گئی تھی۔ ویسے تو میں راتوں کو جا کر اس کا خیال رکھتی تھی، مگر پھر بھی کچھ لاپرواہی ہو گئی اور قدیر بیمار ہو گیا۔ میں بہت پریشان تھی اور مجھ سے زیادہ عذرا اور بائی جان پریشان تھے، مگر مجھے تسلی دیتے اور وہ خود ہی قدیر کو ہاسپٹل لے گئے۔ ان کے جانے کے بعد ہمارے ساتھ والی پڑوسن آ گئی۔ عذرا اداس ہی اپنے کمرے میں بند تھی، جبکہ میں باہر سے میں بیٹھی تھی، کیونکہ عذرا اب مجھ سے کم ہی بات کرتی تھی، گو کہ اس نے مجھ سے کوئی غلط بات نہ کی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں نہ جانے کیا ہوتا تھا کہ میں خود بھی بات کرنے کی جرأت نہ کر پاتی۔ تاہم قدیر کو وہ مجھ سے بھی زیادہ پیار کرتی تھی، شاید اس لیے کہ اس کے بھائی کی اولاد تھا۔ پڑوسن مجھ سے 1-2 باتیں کرنے کے بعد اندر عذرا کے پاس چلی گئی، جبکہ میں قدیر کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ بھائی جان صبح کے گئے ہوئے تھے اور ابھی تک نہ آئے تھے، پتہ نہیں قدیر کیسا تھا۔ اچانک میں اندر آئی تو پڑوسن کی آواز سن کر چونک پڑی۔ تم اس کو بتا کیوں نہیں دیتی؟ وہ اونچی آواز میں کہہ رہی تھی۔ کب تک یوں ہی دکھ سہتی رہو گی؟ صاف صاف بتا دو۔ اگر میں نے اس کو کچھ بھی بتایا تو پھر میرا اپنا گھر برباد ہو جائے گا، میرا اس گھر میں رہنا ناممکن ہو جائے گا۔ میں کیا کروں، ایسا کیا کروں کہ میری خوشی بھی مجھے مل جائے اور میرا گھر بھی برباد نہ ہو؟ عذرا کہہ رہی تھی۔ ہائے، پرویز نے کس بے رحمی سے کہہ دیا تھا، خدا نے مجھے مردہ بیٹا دیا ہے اور آخر خدا نے مجھے زندہ بیٹے کے بعد مردہ بیٹا بھی دے دیا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا میں اس کا کیا کروں۔ منّے کی طبیعت آج بہت خراب ہے، اگر وہ اس منحوس کے پاس رہا تو شاید وہ بھی۔ عذرا بات ادھوری چھوڑ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ارے تمہیں لحاظ کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ پرویز کا ڈر ہے تو عائشہ سے میں بات کر لیتی ہوں، اس کو بتا دیتی ہوں کہ تم جیسی منحوس اس قابل نہیں تھی کہ خدا تمہیں بیٹے جیسی نعمت سے نوازتا۔ جب شوہر تمہارے مقدر میں نہیں تو پھر بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ مہربانی کرو اور جس کا بیٹا ہے اس کے حوالے کر دو، پڑوسن زہریلے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ میں نے حیران ہو کر سوچا، یہ عذرا کیا کہہ رہی ہے کہ خدا نے مجھے زندہ بیٹے کے بعد مردہ بیٹا بھی دے دیا؟ اگر خدا نے پہلے اس کو زندہ بیٹا دیا تھا تو پھر وہ کہاں؟ پھر مجھے پڑوسن کی بات یاد آئی کہ اگر شوہر تمہارے مقدر میں نہیں تو بیٹا کیسے ہو سکتا تھا؟ دفتن میرے ذہن میں چھنکا ہوا، کہیں قدیر ہی تو عذرا کا پہلا بیٹا نہیں ہو سکتا ہے؟ میرا بیٹا حادثے کی نظر ہو گیا ہو۔ ویسے بھی اس کی پیدائش میں ابھی پورا 1 ماہ باقی تھا، اور یہ قدیر جب پہلی بار میرے سامنے لایا گیا تھا تو 8 ماہ کا تو نہیں لگتا تھا۔ تو کیا میرا بچہ نہیں، میرا بچہ نہیں مار سکتا، قدیر کی نشانی نہیں مار سکتی۔ میں اٹھ کر تیزی سے عذرا کے کمرے میں آئی تو وہ رو رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر منہ پھیر لیا۔